कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी लड़की के बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की उठकर पूरा दिन क्या क्या अपने रूम में करती है, ये सब कुछ लड़का इसके बेड के नीचे से देखना चाहता है। अब ये लड़का आखिर कौन है और ये इस बेड के नीचे क्या कर रहा है, यह हमें आगे मूवी में पता चलेगा। हम जान पाते हैं कि इस लड़के का नाम मिशु है और ये लड़का खुद से बहुत अकेला रहता है और इसके साथ साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता और ना ही इसके घर वालों के सामने इसकी कोई कदर होती है और इस वजह से मिशु को ये बात बहुत ही चुभती है। और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खिंच रही होती है तो मिशु उसमें भी नहीं होता और इस बात से उसके स्कूल के टीचर को भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और अब हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में मिशु का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता और किसी को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कि मिशु क्लास में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा होता है। इसके पीछे बैठी हुई एक लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाती है और उसे देखने के बाद मिशु के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि पहली बार उसे किसने नाम लेकर बुलाया था और वो भी एक लड़की ने। इस लड़की का नाम सासाकी है और सासाकी मिशु की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिसके बाद ये दोनों एक जगह पर काफ़ी पीने जाते हैं। अब ये दोनों काफ़ी पी रहे होते हैं तो ऐसा देखकर मिशु बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज तक उसने किसी के साथ कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की बैठकर कॉफ़ी पी रही होती है। अब इस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो गए थे क्योंकि इस दिन के बाद मिशु ने सासाकी को कभी नहीं देखा था और मिशु 11 साल से सासाकी को ढूंढ रहा होता है और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार मिशु को सासाकी का घर दिख जाता है। अब हम देखते हैं कि मिशु सासाकी को छुप कर देखता है जो कि पहले जैसी नहीं रही। यहाँ पर वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहती है और उसका दूसरे लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मिशु उसके सामने खड़ा होता है लेकिन सासाकी बिना उसे पहचाने आगे निकल जाती है क्योंकि इन दोनों को पिछले लगभग 11 साल गुजर चुके थे। अब हम देखते हैं कि मिशु एक शॉप खोल लेता है जो कि सासाकी के घर के बिल्कुल सामने होती है और मिशु उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने लगता है और सासाकी के टाइम की एक बड़ी फ़ोटो फ्रेम अपनी दीवार पर लगा देता है और वहाँ पर वो एक पुतली को ड्रेस पहनाता है जिसे सासाकी ने 11 साल पहले पहना था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिशु सासाकी को अपने घर से रोज़ देखता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मिशु की शादी भी हो गई है और उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है और ऐसा देखने के बाद मिशु बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और अगले दिन फिर से मिशु सासाकी को देखने के लिए जाता है और वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे बहुत ज़्यादा मारा है। अब इसके बाद मिशु सासाकी को खुश करने के लिए उसके घर पर एक बड़ा गुलदस्ता और एक नोट उसके दरवाजे पर छोड़कर चला जाता है जिस पर लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन सासाकी उस नोट को और गुलदस्ता को कचरे में डालकर चली जाती है क्योंकि उसे अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टॉर्चर सह रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन सासाकी उसकी शॉप पर आती है और वहाँ पर एक फ़िश एक्वेरियम को खरीदती है। अब इसके बाद मिशु एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर पर जाता है और वहीं पर मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ साथ उसके लाइटर में एक माइक्रोफोन भी लगा देता है ताकि वो उस घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उस रात वो सुन पाता है कि सासाकी का हस्बैंड उसका रेप करता है। अब मिशु अपने रूम में बैठकर वो सारी बातें सुन रहा होता है। अब ये सब चीज़ें मिशु को बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब कुछ टाइम तक हम देखते हैं कि मिशु उसके घर में छुप छुप के जाता है जहाँ पर वो जाकर लाइटर की बैटरी को चेंज कर देता है और सासाकी जिस जगह पर लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फील करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सासाकी उसकी शॉप पर आती है जिसके बाद वो उसे जूस पिलाता है और उस वक्त मिशु अपने पुराने वक्त को याद कर रहा होता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद उसके झूठे कप को किस करता है और वो फिर से उसके रूम में चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस टाइम वो बेड के नीचे से ये आवाज़ सुनता है कि उसका हस्बैंड उसका रेप कर रहा है। अब ये सब कुछ मिशु देख और सुन रहा था। सासाकी का हस्बैंड को वो नोट मिल जाता है जो कि मिशु ने सासाकी को हमेशा खुश रहने के लिए लिख दिया था। अब इसके हस्बैंड को लगता है कि सासाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए सासाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और इसके साथ साथ वो उसे ले जाकर पानी में डुबो देता है जिसकी वजह से सासाकी बेहोश हो जाती है और फिर उसके हस्बैंड बेडरूम में जाकर आराम से सो जाता है। और जब बिल्कुल खामोशी हो जाती है तो मिशु जाकर सासाकी को पानी से बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब सासाकी को लगने लगता है कि उसके घर में कोई है जो उसकी परवाह करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिशु सपना देख रहा होता है जिसमें वो सासाकी के साथ वो सब कुछ कर रहा होता है जो कुछ वो आज तक करना चाहता था। अब यहाँ पर मिशु ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने दोबारा सासाकी को हाथ लगाया तो वो उसे मार डालेगा, जिसके बाद वो वापस से सासाकी के घर भी जाता है और उस रात वो पहुंचकर देखता है कि सासाकी अपने हस्बैंड से कह रही होती है कि उसे अपने मॉम के घर जाना है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है।
लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। उसका हस्बैंड इस बात पर उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाता और मारता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा मार भी पड़ती है और अब वो फिर से उसका रेप करने लगता है। लेकिन ये सब कुछ मिशु देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो वापस अपने घर पर आ जाता है और वो सासाकी को बचा नहीं पाया इसलिए बहुत ज़्यादा रोता है। अब अगले दिन वो देखता है कि सासाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही होती है। तब मिशु उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर निकल चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सासाकी एक होटल में रुक जाती है, लेकिन तब तक वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और उसे वहाँ फिर से मार पीट कर उसे घर ले जाने लगता है और यहाँ पर वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर वहाँ मिशु आकर उसे बेहोश कर देता है। अपने हस्बैंड को बेहोश देखकर सासाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, लेकिन तब मिशु उसका हाथ उसके गले से हटा देता है और खुद अपने हाथ से उसके हस्बैंड का गला दबा देता है और वहाँ पर वो उसे जान से मार देता है और वो पुलिस के पास जाकर कन्फेस भी कर देता है कि उसने एक मर्डर किया है। जिसके बाद सासाकी मिशु के घर पर जाती है कि ये लड़का आखिर कौन है जो उसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता है। लेकिन अब सासाकी को उसके बचपन की फ़ोटो मिल जाती है जहाँ पर उसने ग्रुप फ़ोटो बनवाए थे और तब सासाकी को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ मैंने काफ़ी पी थी। अब इसके बाद सासाकी को उसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मिशु के पास जाकर उसका नाम ज़ोर से बुलाती है। ये देख कर कि मैं सासाकी को याद हूँ तो मिशु बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक हल्की सी स्माइल देता है। इसके बाद ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।